हेलो गाइज, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम क्लास 12 का इनऑर्गेनिक शुरू से यानी कि एकदम बेसिक तरीक़ा से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें कि हम आपको 4th लेक्चर पढ़ा चुके हैं, यानी कि पार्ट 4 वीडियो आप सभी को मिल चुका होगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे पार्ट 5, ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे कि आज कि धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो हम आपको कहाँ तक बताए थे, तो सांद्रण बता दिए थे और धातु को किस तरह से ऑक्साइड में बदलेंगे यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट को हम बता चुके थे, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे, आज मेरा यह टॉपिक रहेगा कि धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन किस प्रकार से होता है, ठीक है। क्या रहेगा मेरा टॉपिक, धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहेंगे, ठीक है, ताकि उस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं यह समझने के लिए आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं धातु का निष्कर्षण चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको ये समझना होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लीजिए यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं धातु का चयन। क्या करते हैं हम लोग, धातु का चयन। धातु का चयन ये करते हैं कि हमको कौन सा धातु प्राप्त करना है। जो धातु प्राप्त करना होता है उसका हम खनिज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, खनिज। आपको पता है कि धातु यौगिक के रूप में जो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज। अब हमको क्या करना है, इसमें तो बहुत सारा खनिज होगा, बहुत सारा खान होगा, ठीक है। जहाँ पे धातु का खान जो होगा उसको हम खनिज कहेंगे। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट खनिज को खोजेंगे कि सबसे बेस्ट खनिज मेरा क्या है। तो जो सबसे बेस्ट खनिज होगा उसी में से हम धातु प्राप्त करेंगे। तो जो सबसे बेस्ट खनिज होगा उसको ढूंढेंगे और उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं हम लोग, अयस्क। तो यहाँ से हम अयस्क का चयन कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझिए ताकि आगे आपको समझने में आसान हो जाए। अब हम अयस्क का सिलेक्शन करेंगे। जब आप अयस्क को ले आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा अशुद्धियाँ होता है, ठीक है, जिसको हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। यानी कि जब अयस्क होता है पृथ्वी के अंदर तो बहुत सारा उसमें अशुद्धियाँ, मिट्टी, कण, बालू ये सब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। सॉरी, यहाँ पे गौ दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, चलिए इसको काट देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। हम जिसको गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है। अब जब गैंग का सिलेक्शन हो जाता है तब इस गैंग को हमको हटाना है। क्या करना है, हटाना है। तो इसके लिए हम आप सभी स्टूडेंट को बोले थे कि सांद्रण करना होगा। क्या करना होगा, सांद्रण। तो अब हम इसका करते हैं सांद्रण। क्या करते हैं, सांद्रण। और सांद्रण की हम 5 विधि आप सभी स्टूडेंट को बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, तभी आपको यह समझ में आएगा, ठीक है। हम 5 विधि आप सभी स्टूडेंट को बता चुके हैं। सांद्रण कहने का यह मतलब होता है कि अयस्क से अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांद्रण, जिसमें कि हम 5 विधि पढ़ चुके हैं। जब आप सांद्रण कर देते हैं, अशुद्धि को हटा देते हैं, तब जो मेरा अयस्क प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं सांद्रित अयस्क। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सांद्रित अयस्क, ठीक है। समझते जाइए, एकदम बेसिक से हमको समझना है, ठीक है। सांद्रित अयस्क कहते हैं। अब जो ये सांद्रित अयस्क आता है ये ज़्यादातर 2 फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर मिलेगा किसके फॉर्म में, तो कार्बोनेट के फॉर्म में, या आपको सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है। CO3 मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड। तो ज़्यादातर जो सांद्रित अयस्क होता है वो कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और भी अन्य यौगिक के भी फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसी फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे सपोज डैट यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के समझाते हैं, ठीक है। जैसे ZnCO3 ये एक जिंक का कार्बोनेट अयस्क है और ZnS ये भी एक जिंक का सल्फाइड अयस्क, ठीक है। अब आप मान लेते हैं कि इसमें से आपने अशुद्धि को हटा दिया। जैसे कि आपको पता है ZnCO3 ये जिंक का एक अयस्क है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो केलेमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, केलेमाइन, ठीक है। ये जिंक का एक अयस्क है। किसका अयस्क है, जिंक का। और ये भी है जिंक ब्लेंड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, जो किसका अयस्क है, तो जिंक का अयस्क है। तो जब आपका सांद्रित अयस्क इस फॉर्म में मिलेगा तो कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, तो अब इसमें से हमको हटाना है CO3 को। किसको हटाना, CO3 और Z को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाना इतना आसान नहीं होता, आप हम इसको ईजिली नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहेंगे कि डायरेक्ट इसको हटा दे तो ये नहीं हटता। तब साइंटिस्ट सोचा कि इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सांद्रित अयस्क को अब हम बदलेंगे पहले ऑक्साइड में। किसमें बदलेंगे, ऑक्साइड में। और ऑक्साइड में भी बदलने की प्रक्रिया हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम ऑक्साइड में बदलते हैं। अब ऑक्साइड में बदलने के लिए हम 2 प्रोसेस करते हैं, ठीक है। या तो आप निस्तापन कर दीजिए। क्या करना है, या तो आप निस्तापन कर दीजिए या तो आप भर्जन कर दीजिए, ठीक है। हम आपको बताए थे या तो निस्तापन करना है या तो भर्जन करना है।
ठीक है। अब ऑक्साइड में बदलने के लिए मेरे पास दो विधि है, या तो निस्तापन कीजिए या भर्जन। भर्जन या निस्तापन दोनों में हम क्या करते हैं, तो उस अयस्क को गर्म करते हैं, उस अयस्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लेकिन कंडीशन होता है कि एक को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो एक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो दूसरा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ज़्यादातर जो है कार्बोनेट अयस्क होता है जैसे CO3, इसका हम निस्तापन करते हैं, और सल्फाइड अयस्क जो होता है उसको भर्जन करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। और जो सल्फाइड अयस्क होता है जैसे ZnS, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करके हम किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में। किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में। तो मान लेते हैं कि आप इसको ऑक्साइड में भी बदल दिए, जारन भर्जन करके इसको किस में बदल दिए, ऑक्साइड में। ध्यान से समझते जाइए, बेसिक कंसेप्ट है, अगर इसको आप समझ गए तो समझिए यह कंसेप्ट आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, अब आप इसको ऑक्साइड में बदलेंगे। अब बात आता है यहाँ पे कि जब आप उसको ऑक्साइड में बदल देते हैं, जैसे हम आपको इससे पहले भी बताए थे, जैसे ZnCO3 है, ठीक है, इसको आप गर्म कीजिएगा तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। अब जो ये Zn आ गया आपका ऑक्साइड में आ गया। अब यहाँ से कंडीशन होता है कि हमको O को हटाना है। किसको हटाना है, ऑक्सीजन को। तो इसी को हटाने के लिए अब हम करेंगे अपचयन। क्या करेंगे, अपचयन करना है। यही चीज़ आज आपको पढ़ना है कि अपचयन करना है, जिसको हम अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप उसको ऑक्साइड में बदलिएगा तो आपको मिलेगा धातु का ऑक्साइड। M मतलब होता है मेटल, O मतलब ऑक्साइड, तो आपको धातु का ऑक्साइड मिलता है। क्या चीज़ मिलता है, धातु का ऑक्साइड। तो अब हमको मेटल ही सिर्फ चाहिए, मेटल चाहिए तो हमको ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक का ऑक्साइड है, अब हमको O हटेगा तभी तो हमको शुद्ध जिंक प्राप्त होगा ना। अब बात आता है कि सर ऑक्सीजन को हटाएंगे कैसे, तो ऑक्सीजन को जो हटाना है, इसी प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं अपचयन या अवकरण। ज़्यादातर क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसका अपचयन या अवकरण की आज हम प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली आप जान लीजिएगा। एक चीज़ और आपको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते, याद रखिएगा, जब आप धातु को ऑक्साइड में बदल देते हैं, यहाँ पे जो हमको मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ साथ इसके अंदर और भी रहता है क्या चीज़, तो अगलनीय अशुद्धियाँ रहता है। क्या होता है, अगलनीय अशुद्धियाँ भी रहता है। अब आप कहिएगा सर ये कैसे हो जाता है, तो देखिए यहाँ जो आप करते हैं ना उसका सांद्रण में तो अशुद्धि हट जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले आप किंग मैट्रिक्स को हटा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अशुद्धि रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए सल्फर है, यहाँ पे कार्बोनेट है, तब आप इसके लिए क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड में बदलने के लिए। तो इसके लिए दो चीज़ आप करते हैं, या तो आप निस्तापन कर देते हैं या तो भर्जन करते हैं। ऑक्साइड में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, या तो निस्तापन करते हैं या भर्जन करते हैं। भर्जन निस्तापन में भी हम गर्म करते हैं अशुद्धि को हटाने के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ ऐसा अशुद्धि है जो अगलनीय है, यानी कि निस्तापन भर्जन से भी वो अशुद्धि नहीं हटा, वो नहीं गला, क्योंकि वो गलनीय है ही नहीं, वो अगलनीय है। तो आप कितनों गर्म कीजिएगा तो वो तो गलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, तो उसके अंदर तो अशुद्धि रह ही जाता है। ध्यान से समझिए, अगर आप निस्तापन भर्जन के बावजूद भी उसके अंदर कुछ ऐसा अशुद्धि रह जाता है जिसको हम अगलनीय अशुद्धि कहते हैं। अब मेन आता है कि सर जब ऑक्साइड में यह बदल गया, धातु का ऑक्साइड हमको मिल गया, तो इसके साथ साथ क्या मिलता है, तो एक चीज़ और मिलता है, वो होता है अगलनीय अशुद्धियाँ। अब आपके पास मेन टारगेट है कि अगर आपको धातु प्राप्त करना है, जिंक प्राप्त करना, जैसे कोई भी धातु का ऑक्साइड आ गया, तो वो प्राप्त करने के लिए आपके पास दो यहाँ पे सिचुएशन आपके पास। ठीक है, आपको पहली बात तो सर इसके यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, हटाना है, और दूसरा चीज़ जो अगलनीय अशुद्धियाँ बच गया है उसको भी आपको हटाना है। तो इसके लिए अब जो हम प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे, उसको या तो हम अवकरण कहते हैं या तो अपचयन कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि धातु से ऑक्सीजन को कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा पार्ट 4 होगा, पार्ट 5 होगा, जिसमें हम अपचयन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब सभी बच्चे स्टूडेंट समझते हैं। बड़ी मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो न्यू बच्चे आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप सभी को मिलता रहे और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, क्लास 12th और 10th का। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले है धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि अपचयन के लिए मुख्य रूप से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धातु से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम कितना विधि का प्रयोग करेंगे, 3। तो पहला याद रखिएगा प्रगलन विधि है। क्या है, यानी कि धातु से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम 3 विधि का, यानी कि अपचयन का मुख्य रूप से कितना विधि है, 3। पहला है प्रगलन, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग स्वतः अपचयन, और तीसरा पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी अपचयन। क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी अपचयन। ठीक है, तो आइए हम पहला जो विधि है प्रगलन, किस तरह से हम धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाएंगे, आइए हम समझते हैं। ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहले इसको समझिए, याद रखिएगा। अगर अभी जस्ट हम कारण बताएं आपको, ठीक है, कि क्यों हम अवकरण करेंगे या अपचयन करेंगे, क्योंकि धातु ऑक्साइड से हमको ऑक्सीजन और अगलनीय अशुद्धि को हटाना है, इसीलिए हमको अवकरण करना पड़ेगा, यानी कि उसका अपचयन करना पड़ेगा। और अपचयन में उसका पहला पॉइंट हम यार पहला प्रोसेस पढ़ेंगे प्रगलन, ठीक है। देखिए, इसको या तो प्रगलन कह दीजिएगा या तो कार्बन द्वारा अपचयन कहिएगा। देखिए, ज़्यादातर जो अपचयन होता है, अगर किसी भी धातु से आपको, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी धातु से अगर आपको ऑक्सीजन को हटाना है तो ज़्यादातर इसको हटाने के लिए हम कार्बन का यूज करते हैं। कार्बन एक ऐसा अवकारक होता है कि जल्दी, मतलब किसी भी तरह का ऑक्साइड से अगर धातु को आपको अलग करना है तो उस कंडीशन में हम कार्बन का ही, यानी कि कोक या चारकोल का प्रयोग करते हैं। ये इजिली ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस विधि का याद रखिएगा, प्रगलन या कार्बन द्वारा अपचयन दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है, या इसको अवकरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप कारण बताइएगा, हम क्यों आखिर इसका अपचयन करेंगे। तो पहला कारण होता है ये कि धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए किया जाता है। अभी जस्ट हम आपको बताया कि अगर हमको धातु ऑक्साइड मिलेगा तो हमको ऑक्सीजन को हटाना है, धातु प्राप्त करना है, इसीलिए हम लिखे हैं कि धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए, क्या करने के लिए, तो अपचयित करने के लिए अलग यानी कि करना पड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा चीज़ अभी जस्ट बताए थे कि उसके बावजूद, यानी कि जारण और निस्तापन करने के बावजूद भी कुछ ऐसा अशुद्धि रह जाता है, अगलनीय, जो नहीं हटता है, तब हम क्या करते हैं, तो उसको भी हटाएंगे इस विधि के द्वारा, यानी कि अपचयन के द्वारा। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगलनीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कारण बताना है कि हम क्यों करते हैं। तो पहला कारण हम बताएं, धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए, तभी तो धातु प्राप्त होगा। और दूसरा, अगलनीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिख रखे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। तो इस विधि में देखिए हम क्या करते हैं। तो दुर्लभ विद्युत धनात्मक धातु जैसे कॉपर, जिंक, लोहा, ये सब क्या होता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातु की क्रियाशीलता श्रेणी देखिएगा तो ये सब बहुत नीचे आता है, यानी कि दुर्लभ रूप से, यानी कि बहुत कम क्रियाशील धातु होता है। तो जो अगर आपके पास दुर्लभ विद्युत धनात्मक धातु जैसे आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, लोहा का निस्तापित या भर्जित अयस्क को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तो इसका निस्तापन या भर्जन कर लीजिएगा। इसके बाद ये तो ऑक्साइड में बदल जाएगा, जैसे आप इसका निस्तापित या भर्जन कीजिएगा तो ऑक्साइड में बदलेगा। उसको हम क्या करेंगे, कोयला या कोक तथा गालक को आपस में मिलाकर वायु की उपस्थिति में वात्या भट्ठी या परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं, ठीक है। अगर गर्म करने से क्या होता है, इससे धातु ऑक्साइड जो है धातु में अपचयित हो जाता है तथा अगलनीय अशुद्धियाँ धातु मल के रूप में अलग हो जाती है, और यह संपूर्ण क्रिया ही प्रगलन कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, सभी पॉइंट समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा, जो कम विद्युत धनात्मक तत्व होगा, ठीक है, उसको हम प्रगलन करेंगे तो इजीली वो जो है रिमूव हो जाएगा। तो हम लिखे हैं कि दुर्लभ विद्युत धनात्मक तत्व जैसे कॉपर का अयस्क हो जाएगा, जिंक का अयस्क, लोहा का अयस्क, ठीक है, इसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, निस्तापन कर लीजिए। वैसे सांद्रण के बाद निस्तापन होगा, तो निस्तापित या भर्जित करने से वो ऑक्साइड में बदलेगा। अब हमको ऑक्सीजन को हटाना, तो उसको हम क्या करेंगे, कोयला या कोक या गालक। गालक क्या है अभी हम आगे बताएंगे, थोड़ा हम आइडिया देते हैं। गालक ऐसा पदार्थ होता है जो उसके अंदर जो अशुद्धि होता है ना, जो अगलनीय, उसको गलाएगा। ये गालक जो है गलाने का काम करेगा। हमको जो अशुद्धि बच गया है, जो नहीं गला था, ये गालक डालेंगे तो उसको गला देगा, ठीक है। तो कोयला, कोक तथा गालक को आपस में मिलाकर वायु की उपस्थिति में, याद रखिएगा, वायु की उपस्थिति में वात्या भट्ठी, एक भट्टी होता है गर्म करने वाला, ठीक है, या उसको परावर्तनी भट्ठी भी कहते हैं, उसमें गर्म करते हैं। ऐसा करने से, ठीक है, जिससे, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से क्या होता है, जिससे धातु ऑक्साइड जो है, ठीक है, धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है, धातु मिल जाएगा आपको, तथा अगलनीय अशुद्धियाँ जो होता है धातु मल के रूप में अलग हो जाती है, और यही संपूर्ण क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार हम फिर इधर एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल से, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। हमको दो चीज़ को दूर करना है, ऑक्सीजन को भी और जो अगलनीय अशुद्धियाँ हैं उसको भी। तो यहाँ तो सिंपल देख सकते हैं ना, आप कोयला और गालक मिला करके वात्या भट्ठी में गर्म कीजिएगा तो धातु ऑक्साइड से धातु अपने मिल जाएगा, और अगलनीय अशुद्धियाँ भी धातु मल के रूप में बाहर हो जाता है। जैसे समझिए, जैसे ये देखिए Fe2O3 है, ठीक है, ये है आपका लौह अयस्क जिसमें ऑक्साइड है। अब इसको अगर हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो ये देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमको मिल जाएगा ऑक्साइड। यही चीज़ तो हमको प्राप्त करना था, धातु ही तो प्राप्त करना था। उसी प्रकार एक लेड ऑक्साइड है, ठीक है,
PbO। अगर हम PbO को भी कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ से क्या चीज़, तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाएगा CO बना करके, और हमको मिल जाएगा लेड। तो इस प्रकार से हमको ऑक्साइड से, यहाँ से देखिए इनका ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए, इसके ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव किए, तो हमको मिल गया तत्व, यानी कि धातु मिला कि नहीं मिला। लेकिन ये तो ठीक है सर मिल गया, लेकिन उसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, जो अगलनीय है, जो नहीं गला था, भर्जन और निस्तापन के बावजूद भी वो अशुद्धि रह गया था क्योंकि वो अगलनीय था। सर उसको कैसे हटाएंगे, तो उसका उपयोग करेंगे हम गालक का यूज करके। ठीक है, यहाँ देखिए, अब मान लेते हैं जो लोहा का अयस्क होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है जब आप कॉपर अयस्क है, ठीक है, हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे, हम आगे बताएंगे। तो कॉपर का अयस्क में एक अशुद्धि होता है FeO, यानी कि लौह ऑक्साइड एक अशुद्धि होता है। अब बताइए हमको तो कॉपर प्राप्त करना हो तो उसमें तो लोहा के अयस्क को हटाएंगे, और ये अगलनीय होता है, भर्जन यानी कि आप जारन और निस्तापन भी कीजिएगा तो ये नहीं हटेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी प्रगलन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो होता है FeO, ये अगलनीय अशुद्धियाँ होता है। याद रखिएगा कि FeO अगलनीय अशुद्धियाँ होता है। जब हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे वहाँ पे बताएंगे। तो ई जब नहीं हटता तो इसको हम क्या करते हैं, गालक का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको गलाने वाला पदार्थ, याद रखिएगा गालक होता है जो अगलनीय अशुद्धियाँ को गला दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गालक का यूज करते हैं। इसको जब हम मिलाते हैं तो बनता है, याद रखिएगा, अशुद्धि और गालक मिल के बनाता है धातुमल। यहाँ से देखिए ये सिलिका है, SiO2 क्या है, सिलिका, जो एक गालक का काम करता है, गलाने का काम करता है। किसको, तो अगलनीय अशुद्धियाँ को। तो यह दोनों अभिक्रिया करके धातुमल, और अब यह जो है पिघल जाएगा और ये इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगलनीय अशुद्धियाँ को हम इसकी मदद से क्या किए, अलग कर दिए। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखिए SiO2 कभी कभी क्या होता है, ये भी अगलनीय अशुद्धियाँ का काम करता है। तो इस कंडीशन में एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो गालक का काम करता है, यानी कि गलाने का। तो इसको यह गालक गला देगा, धातुमल बनेगा और यह इजीली बाहर हो जाता है। ठीक है, गल जाएगा, पिघल जाएगा, तो हम इसको इजीली अलग कर देंगे। इस प्रकार से याद रखिएगा, गालक मतलब होता है जो अगलनीय अशुद्धियाँ को गला दे। ठीक है, और याद रखिएगा धातुमल क्या होता है, तो जब आपका गेंग कहने का मतलब अगलनीय अशुद्धियाँ और गालक अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, धातुमल। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम गालक के बारे में समझते हैं कि गालक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए गालक किसे कहते हैं। गालक का इंग्लिश होता है फ्लक्स। क्या होता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स अभी हम जस्ट बताया आपको कि फ्लक्स का काम होता है कि अगलनीय अशुद्धियाँ जो होता है उसको यह गलाने का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है, गलाने का। तो आइए हम समझते हैं। लिखे हैं कि धातु ऑक्साइड के अपचयन की क्रिया में, देखिएगा धातु ऑक्साइड का जो अपचयन करते हैं उसकी क्रिया में अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियाँ को अलग करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें गालक कहते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हमको नहीं लगता है कि किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अशुद्धि जो अगलनीय अशुद्धियाँ होता है उसको अलग करने के लिए हम जिन रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गालक। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में 2-4 लाइन और समझते हैं। याद रखिएगा कि जो गालक होता है वो अगलनीय अशुद्धियाँ से क्रिया करके उन्हें धातुमल में बदल देता है। ठीक है, चूँकि अभी जस्ट हम बताएं अशुद्धि। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए हम लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको समझिए आप। ठीक है, देखिए आपका अघात्री, अघात्री मतलब होता है गेंग, और द्रावक, द्रावक मतलब फक्स यानी कि गालक, यह दोनों जब भी क्रिया करता है तो धातुमल बनता है। तो यहीं पे हम आपको इस पॉइंट का मतलब हम ये हो गया कि गालक जो होता है अगलनीय अशुद्धियाँ से क्रिया करके उन्हें किस में बदल देता है, धातुमल में बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि धातुमल का जो गलनांक होता है कम होने के कारण जो आपको धातुमल बनता है उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, के कारण वह बहुत सरलता से पिघल जाता है, और उसको हमको पिघलाना तो ही था। पहले जो गेंग था वो नहीं पिघल रहा था, जो अगलनीय अशुद्धियाँ था। लेकिन क्या होता है ना, जब धातुमल बनता है यानी कि उसके साथ फ्लक्स जब हम मिलाते हैं तब उसका गलनांक कम हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत सरलता से पिघल जाता है और पिघली धातु के ऊपर एक अलग परत बन जाता है। ठीक है, आप देखिएगा ना जब शुद्ध किया जाता है तो उसका एक अलग ही परत बन जाता है। ठीक है, जिसे सरलता से अलग कर लिया जाता है, और इस प्रकार आपका जो अगलनीय अशुद्धियाँ था वो भी इस विधि द्वारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर गालक एग्जाम में पूछे तो आप यहाँ से इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं कि गालक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं। ठीक है, अगर आपको धातुमल का डिफिनेशन लिखना है तो हम वो धातुमल का भी डिफिनेशन लिखा सकते हैं। आप लोग इजीली उस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं ताकि एग्जाम हॉल में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि गालक क्या होता है। ठीक है, अगर आपको
धातुमल समझना है तो समझ लीजिए धातुमल किसे कहते हैं, ठीक है। इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर धातुमल पूछेगा तो। अयस्क में उपस्थित गेंग, अयस्क में उपस्थित गेंग, कैसा गेंग? अगलनीय, जो नहीं गले, एवं फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या होता है आपका अभी जस्ट बताया, ठीक है। संयोग कर जो द्रवणशील यानी कि जो गल जाए हल्के पदार्थ बनाते हैं उसे ही स्लैग या धातुमल कहते हैं। धातुमल का इंग्लिश होता है स्लैग। मतलब ऐसे समझे ना, गेंग और फ्लक्स के मिश्रण को यानी कि जो अभिक्रिया करके बनाता है उसे ही स्लैग यानी कि धातुमल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड आप देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का काम करता है। ये जो सिलिका देख रहे हैं आप, क्या चीज़ देख रहे हैं? सिलिका, सिलिका गेंग का काम करता है, अशुद्धि का काम करता है। और ये कैसा अशुद्धि होता है? तो अगलनीय अशुद्धि होता है। कैसा होता है? अगलनीय, अगलनीय मतलब जो नहीं गले, अगलनीय अशुद्धि होता है, ठीक है। तो अगलनीय अशुद्धि होता है, तो अगलनीय अशुद्धि होता है, ये गलता नहीं है, इसका जब जारण और निस्तापन भी कीजिएगा तो नहीं गलेगा। इसीलिए हम एक क्या करते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स मतलब गलाने वाला पदार्थ का यूज करते हैं। ये दोनों मिलकर के बनाता है CaSiO3 यानी कि स्लैग बनाता है, जिसको हम कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। और यह एक प्रकार का धातुमल होता है। यहाँ से देखिए स्लैग का इंग्लिश क्या होता है? धातुमल। और इसका गलनांक कम होता है जिसके कारण यह पिघल कर और एक अलग परत बना लेता है जिसको आप अलग कर सकते हैं इजीली। तो इस प्रकार से हम आपको धातुमल भी समझा दिए कि धातुमल है क्या, ठीक है। तो अब ये जस्ट हम समझे कि फ्लक्स किसे कहते हैं और धातुमल किसे कहते हैं। तो आपको फ्लक्स भी समझ में आ गया होगा और धातुमल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे गालक का प्रकार। देखिए अभी जस्ट हम आपको गालक बताए थे, तो थोड़ा सा हम गालक का प्रकार भी समझ लेते हैं कि गालक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए गालक जो है याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। गालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। गालक का मतलब होता है अशुद्धि, यानी कि जो आपका ऐसा अशुद्धि जो नहीं गले, यानी कि अगलनीय अशुद्धि को जो गलाने की पदार्थ यानी कि गलाने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम गालक कहते हैं। गालक भी आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। पहला होता है अम्लीय गालक। पहला क्या होता है? अम्लीय गालक। दूसरा होता है क्षारीय गालक और तीसरा देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं, तीसरा होता है स्वतः गालक। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि अम्लीय गालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अम्लीय गालक जो आपका अम्लीय गालक जो होता है उसका इंग्लिश होता है एसिडिक फ्लक्स। क्या होता है? एसिडिक फ्लक्स। अगर आपसे पूछेगा अम्लीय गालक किसे कहते हैं तो कहिएगा कि ये अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि अम्लीय गालक उसे कहेंगे जो क्षारीय अशुद्धि को अलग करता हो या दूर करता हो, ठीक है। अम्ल है तो जस्ट इसका विपरीत याद रखिएगा, ठीक है। अगर अम्लीय गालक मतलब गलाने वाला पदार्थ, तो ये किसको गलाएगा? तो याद रखिएगा क्षारीय अशुद्धियों को, किसको? क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, FeO अभी जस्ट बोले कि कॉपर के अंदर यह एक अशुद्धि होता है, ठीक है। और ये ऐसा अशुद्धि होता है जो अगलनीय होता है या यानी कि गलता नहीं, हटता नहीं है। तब इसमें हम क्या करते हैं? सिलिका का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपको एक चीज़ और याद रखना है, इसका नेचर अगर हम आपसे पूछे तो धातु का ऑक्साइड जो भी होगा, यानी कि धातु के साथ अगर कोई ऑक्सीजन, जैसे लोहा, लोहा के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। याद रखिएगा कोई भी धातु है उसके साथ ऑक्सीजन लगा होगा, उसका प्रकृति पूछेगा तो कहिएगा क्षारीय। और अगर कोई अधातु होगा, क्या होगा? कोई अधातु, और उसका प्रकृति पूछे, जैसे अधातु में मान लेते हैं कि कोई भी अधातु, जैसे हम आपका ले लेते हैं, ठीक है। अधातु में कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Si हो गया, ठीक है, SiO2, ये अधातु है। तो अधातु का अगर ऑक्साइड पूछेगा किस नेचर का होता है तो कहिएगा अम्लीय नेचर का। कैसा? अम्लीय। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये धातु का ऑक्साइड है, किस नेचर का होगा? क्षारीय है। इस जो है अगलनीय होता, अलग नहीं होता है, इसीलिए इसमें हमें गालक का यूज करते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम हमेशा कौन सा गालक लेंगे? अम्लीय। जस्ट इसका विपरीत, यह दोनों अभिक्रिया करके यहाँ से देखिए धातुमल बनाता है। इसका गलनांक कम होने के कारण यह आसानी से क्या होता है, यानी कि पिघल करके एक लेयर इसका ऊपर अलग बन जाता है, जिसको आसानी से सरलता से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट समझिए क्षारीय गालक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेसिक फ्लक्स, BASIC, बेसिक फ्लक्स, ठीक है। ये क्या करेगा? तो ये अम्लीय अशुद्धि को दूर करेगा। किस अशुद्धि को दूर करेगा? अम्लीय अशुद्धि को यह दूर करेगा। तो आइए हम समझते हैं इसका डिफिनेशन, ठीक है। इसमें हम लिखे रखे हैं कि ये अयस्क में उपस्थित, ये अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ देखिए SiO2, कुछ ऐसा अयस्क होता है जिसमें ये जो आपका सिलिका है यही अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, और इसका जो नेचर होता है अम्लीय अशुद्धि के, सिलिका ये अम्लीय अशुद्धि होता है, अम्लीय नेचर का। इसीलिए इसमें हम यूज करेंगे CaO, जो कि क्षारीय गालक होता है, ये गलाने का काम करेगा। ये दोनों मिल करके, अशुद्धि और गालक मिल करके धातुमल बनाता है, जो इसका गलनांक कम होने के कारण आसानी से अलग हो जाता है, ठीक है। ये भी समझ गए हैं। चलिए अब तीसरा हम समझते हैं
तीसरा आपका स्वतः गालक, क्या है? स्वतः गालक। तो स्वतः गालक मतलब होता है ये ऐसे अयस्क होते हैं जो अपने आप गलने वाले मैट्रिक्स से युक्त होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी आपको गालक मिलेगा या अयस्क मिलेगा, उसके अंदर जो अशुद्धि होगा ऑटोमेटिक वह गालक का काम करने लगेगा। जैसे आपको आइए हम समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। टीन के अयस्क में सिलिका, अगर आपका टीन का अयस्क उसके अंदर जो सिलिका होता है उसमें खुद नेचर होता है, और कैसा नेचर होता है? तो अपने आप को खुद गालक का रूप में काम करता है, जिसके कारण जो अगलियां अशुद्धि होता है वो आपका अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा केस बहुत ही कम मिलेगा, आपको गालक का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में हम क्या विधि, कौन सा विधि पढ़ेंगे? तो स्वतः अपचयन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको हम 3 मेथड बताए थे, ठीक है। कितना मेथड बताए थे? 3 मेथड आपको बताए थे। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हम 3 मेथड बताए थे, जिसमें आपका पहला क्या था? प्रगलन था, दूसरा था स्वतः अपचयन, और तीसरा था विद्युत अपघटनी, जिसमें कि हम आप सभी को पहला बता चुके हैं। तो अब दूसरा देखेंगे स्वतः अपचयन, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं स्वतः अपचयन को, ठीक है। तो इसमें समझिए क्या होगा। तो कम सक्रिय धातु जैसे क्या हो गया? पारा, कॉपर, लेड, ये सब क्या होता है? बहुत कम सक्रिय धातु होता है, ठीक है। कि ऑक्साइड तथा सल्फाइड को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कम सक्रिय धातु जैसे पारा हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, इन सब का या तो ऑक्साइड या तो सल्फाइड, क्या चीज़? या तो ऑक्साइड या तो सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर अर्थात भर्जन करने पर यह स्वतः अपचयित हो जाते हैं, अर्थात इन्हें किसी अपचायक की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कहने का ये है कि जो कम क्रियाशील यानी कि जो कम सक्रिय धातु होता है, जैसे यहाँ पे इन सब का देख सकते, इसका ऑक्साइड या सल्फाइड को अगर आप भर्जन कर देते हैं, भर्जन मतलब होता है वायु की उपस्थिति में गर्म करना, तो भर्जन करने के द्वारा स्वतः यह अपचयित हो जाता है। ऑटोमेटिक जो उसके अंदर ऑक्साइड होता है वो भी उड़ जाता है, ऑक्सीजन भी, ठीक है। अर्थात इन्हें किसी अपचायक की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है। अब तो हमको सल्फाइड को उड़ाना है, तो हम इससे पहले क्या बोले थे? ये आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं। पहले आप इसको ऑक्साइड में बदलेंगे निस्तापन या भर्जन करके, फिर इसका अपचयन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये सक्रिय यानी कि कम सक्रिय धातु होता है, इसीलिए अगर हम इसको डायरेक्ट इसका भर्जन कर दें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, चूँकि सल्फाइड अयस्क है तो इसको क्या करेंगे? भर्जन। क्या करेंगे आप? इसका सल्फाइड अयस्क होता है तो उसको किया जाता है भर्जन। क्या करते हैं? भर्जन। आप अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा? SO2 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और आपका पारा धातु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो स्वतः अपचयन में यही होता है, जो कम सक्रिय धातु होता है जैसे इन सब का देख सकते हैं, तो इस सब का अगर भर्जन भी कर दे तो डायरेक्ट अपचयित हो जाएगा, इसमें हमको अपचयन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉपर का सल्फाइड है, ठीक है। इसको अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कीजिएगा यानी कि भर्जन कीजिएगा, क्या चीज़? भर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है, याद रखिएगा। जब भर्जन कीजिएगा तो यहाँ से देखिए सल्फाइड जो है SO2 बन करके उड़ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा CU2O। अब जो कॉपर ऑक्साइड बनना है, ठीक है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे? तो इसकी मात्रा तो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी मात्रा फिर इसके साथ हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है। फिर ऑक्साइड को ही इसी के साथ गर्म करेंगे। गर्म करने से देखिए 2 गो कॉपर यहाँ है, 2 दूनी 4 गो, तो यहाँ से देखिए 6 गो कॉपर SO2 बन करके इस तरह से, और आपको यहाँ पे धातु मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस हम इसका करते हैं। तो इस प्रकार स्वतः अपचयन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए हम तीसरा मेथड समझते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता देंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट करिए कीजिए, ठीक है। चलिए, तीसरा मेथड है आपका विद्युत अपघटनी अपचयन। क्या है? विद्युत अपघटनी अपचयन या विद्युत धातु कर्म। क्या है? विद्युत धातु कर्म। चलिए, इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो सक्रिय धातु होगा जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या क्या अधिक सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि के या तो ऑक्साइड हो या तो ऑक्साइड या क्लोराइड का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करने से हमको कैथोड पर धातु मुक्त होता है। तो जो अधिक सक्रिय धातु है, ठीक है, जो क्या है? तो जो आपका अधिक सक्रिय धातु होगा जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब का, ठीक है, या तो हाइड्रा ऑक्साइड या तो ऑक्साइड या क्लोराइड का हम क्या करेंगे? तो गलित अवस्था में पहले हम इसको पिघला लेंगे, ठीक है। अब पिघलाइएगा कैसे? या तो आप जारन भर्जन करके आप या तो जारन या भर्जन या निस्तापन करके पिघला लीजिएगा, उसका हम कर देंगे विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन हम कई बार आपको इससे पहले भी चैप्टर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं कि विद्युत अपघटन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन करने पर हमको क्या होगा? धातु जो होगा चूँकि पॉजिटिव होता है तो कैथोड पे, चूँकि कैथोड जो होगा निगेटिव पोल होगा, वहाँ पे जाके मुक्त हो जाता है, ठीक है। जैसे आइए आपको हम
थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि यह किस प्रकार से होता है, ठीक है। वैसे तो आप सभी स्टूडेंट को हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे और हम आपको आइडिया देते हैं। देखिए यहाँ से इस प्रकार का सेल होता है, आप सभी को हम बताएं, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, तो 2 रॉड को डुबा दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और इसके अंदर जिसका भी करना होगा विद्युत अपघटन उसका विलयन डाल देते हैं। याद रखिएगा, प्लस के टर्मिनल से जोड़ेंगे तो प्लस चार्ज होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। प्लस वाला को आप सभी को पता होना चाहिए कि प्लस वाला को हम बोलते हैं थे क्या चीज़, एनोड, और माइनस वाला को हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बैटरी से यहाँ से हम बैटरी से इसको जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो अब जो इसमें हम किसी का, जैसे सोडियम में का करेंगे, NaCl का करेंगे, नमक का, तो इसमें क्या होता है, तो ये Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। तो ये धातु जो है कहाँ पे, अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड पे न जमा होगा, तो कैथोड पे इस प्रकार से जमा, विद्युत अपघटन किया जाता है। तो वही हम आपको यहाँ पे पूरा नहीं दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए हम आपको सिंपल तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। कि विद्युत अपघटनी अपचयन में हम क्या करेंगे, तो जो अधिक सक्रिय धातु है, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि के हाइड्रा ऑक्साइड या ऑक्साइड, हाँ, या क्लोराइड का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करेंगे, जिससे धातु कहाँ पे जमा होगा, तो कैथोड पे, अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड पे। जैसे देखिए सोडियम का इससे पहले भी हम आप सभी स्टूडेंट को बता चुके हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम समझाते हैं। इसका अगर विद्युत अपघटन कीजिएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो ये जो Cl माइनस, ये माइनस है, तो ये क्या होगा, एनोड पे जाके जमा होगा। तो इसके पास 2 क्लोरीन, देखिए चूंकि क्लोरीन हमेशा देखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cl बनेगा। तो आपको हम बता चुके हैं कि 2 क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के क्लोरीन गैस के फॉर्म में रहता है, इसलिए यहाँ Cl2 बनेगा। और सोडियम कैथोड पे जाके क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए इसका ग्रहण करके प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, और इस प्रकार से सोडियम धातु प्राप्त होगा। और एक चीज़ याद रखना कि इस संपूर्ण प्रक्रिया को डाउन प्रक्रम कहा जाता है। ये जो आप कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन कर रहे हैं, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को, संपूर्ण प्रक्रिया को हम डाउन प्रक्रम भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपका जो आज है अपचयन का क्लास खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि किस प्रकार से अपचयन किया जाता है। तो यह वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन का घंटी है उसे मत दबाना भूलिएगा, उसे दबा लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच पाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बस एक बात और कहना चाहेंगे, बस इंटर में ना बहुत कम समय है आप लोग के पास, ठीक है। पूरा जी जान लगा दीजिए। पढ़ता तो सब है, फर्स्ट डिवीज़न तो सब करता है, लेकिन जो बेहतर करता है उसी की पहचान होती है। तो माँ बाप जी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप उनके सपनों को साकार कीजिए, ठीक है। यह नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उस दिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा जब आपका इंटर में सबसे बेस्ट नंबर आएगा। छोटी छोटी सफलता ही एक दिन बड़ी सफलता में परिवर्तित होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपका इंटर में बेहतर नंबर आएगा तो आगे भविष्य आपका उज्जवल होगा, ठीक है। इसीलिए बहुत कम समय है, ठीक है ना। कम से कम आप जितना समय बचा है ना, अपना पूरा 100% दीजिए, आपका बेहतर नंबर आएगा, ठीक है। और सभी को एक बार वीडियो को देखिए और दोबारा इसको सभी को कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।